Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain complete about aircraft refrigeration. I will explain what is the processes involved here and what is the mechanical device used to implement it in the practical life. और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। अब हमें ये पता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो वेरी हाई एल्टीट्यूड पे रन करता है, वेरी हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। अब हाई एल्टीट्यूड यानी ऊपर में है, और ये भी पता होगा आपको कि जैसे-जैसे आप ऊपर जाओ तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होते जाता है। ओके, तो जो भी केबिन के अंदर लोग बैठे हुए हैं उन्हें, हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 एटमॉस्फेयर के आसपास ही सर्वाइव कर पाएगी। अगर ज़्यादा प्रेशर लो हो गया तो वहाँ पे भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या तो प्रेशर अगर हाई हो गया तो वहाँ पे भी नहीं। तो एयरक्राफ्ट के केस में प्रेशर लो होते जाता है, तो केबिन के अंदर हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम रैमिंग यूज़ करते हैं। आई मीन कुछ ऐसा डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 एटीएम के आसपास रहे। तो यहाँ पे जो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, जिस भी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उस प्रोसेस की वजह से प्रेशर के साथ-साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर के आसपास का एयर है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। नहीं तो आप सबको पता होगा कि एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है और वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी -डिग्री सेल्सियस में होता है, तो वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बट फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ ऑफ दिस रैम इफ़ेक्ट। ओके, मैं आगे बताऊँगा कि रैम इफ़ेक्ट क्या होता है। तो बट इस रैम इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ-साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के, जैसे केबिन में बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस रन होते रहते हैं, बहुत सारा वाइब्रेशंस होता है, नॉइज़ होता है, तो ये सब भी रीज़न होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का। बट सबसे जो मेन रीज़न होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का, वो होता है रैम इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि रैम इफ़ेक्ट क्या होता है। रैम इफ़ेक्ट इन द सेंस, जैसे आप किसी भी गैस का अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ने लगता है। बिकॉज़ ये सिंपल है, पी वी अपॉन टी ये ऑलवेज़ कांस्टेंट होता है। तो आप अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो यही होता है इन द केस ऑफ एरोप्लेन। जब एरोप्लेन, ये मैंने एक थोड़ा-सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, जैसे ये एरोप्लेन हमारा यहाँ से रन करके फ्लाई करके यहाँ पे आई। मान लेते हैं ये जब अर्थ पे था तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक जो हमारे आसपास होता है, और टेम्परेचर लेट्स अज्यूम 300 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जैसे ही ये एरोप्लेन ऊपर गया, ऊपर में जो है प्रेशर कम होता है, जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओ प्रेशर उतना रिड्यूस होते जाता है, और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें रिड्यूस होती है, बट हम ह्यूमन बॉडी के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना मस्ट है, मतलब इसी के आसपास होना चाहिए। इतना कम प्रेशर पे ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो केबिन के अंदर जो भी आदमी बैठा हुआ है, जो भी इंसान बैठा हुआ है, उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हम कंप्रेसर लगाते हैं। ओके, कंप्रेसर लगा के हम केबिन के अंदर के प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाते हैं। ओके, और टेम्परेचर जिसके वजह से क्या है, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली वहाँ का बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जैसे आप 0.2 एटीएम से 1 एटीएम पे जा रहे हो तो टेम्परेचर आप देख सकते हो 2 टू 3 केल्विन से ये 353 केल्विन। ओके, 353 ऑलमोस्ट ये कितना हो गया है, ये ऑलमोस्ट 80 टू 85 केल्विन के आसपास हो गया, डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है रैम इफ़ेक्ट की वजह से, तो इस टेम्परेचर को हमें रिड्यूस करना होता है, और इसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज़ होता है। तो रैम इफ़ेक्ट सिंपली ये है कि जब आप किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, आप किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो प्रेशर के साथ-साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द रैम इफ़ेक्ट। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या-क्या मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये नॉर्मल एयर था जो कि एयरप्लेन के बाहर है। ओके, और एयरप्लेन के बाहर का एटमॉस्फेयर जो है 0.2 यहाँ पे एटीएम, जो भी प्रेशर है यहाँ पे 0.2। बट हमें रिक्वायरमेंट है एरोप्लेन के अंदर
हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑलमोस्ट 1 एटीएम के आसपास, तो हमने उसको कंप्रेसर के थ्रू प्रेशर इंक्रीज करा के यहाँ पे 2 पे लेके आए एयर को। तो इस वजह से हमारा प्रेशर तो इंक्रीज हो गया बट यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर को हमें रिड्यूस करना है और यहाँ पे जो एयर आया जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज है उसको रैम्ड एयर बोलते हैं। ओके, अब एयर यहाँ से कंटिन्यू होते हुए एक कंप्रेसर में जाएगा जो कि मेन कंप्रेसर होगा और मेन कंप्रेसर के थ्रू होते हुए ये फिर से कंप्रेस होगा। नाउ यू कैन थिंक, अब ये फिर से कंप्रेस होगा इट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा इसका मतलब फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो इसको कूल डाउन करने के लिए हमें नेक्स्ट इसे हीट एक्सचेंजर में लेके जाने की ज़रूरत है। ये हम इसको हीट एक्सचेंजर में लेके गए, या तो फिर आप इसको कूलर भी बोल सकते हो। और हीट एक्सचेंजर कोई तोप चीज़ नहीं है, ये भी एयर के थ्रू ही कूल डाउन करता है। जैसे ये हीट एक्सचेंजर में यहाँ से कोई हाई टेम्परेचर एयर आया तो इधर से ये फैन जो है इसमें लो टेम्परेचर एयर देके कूल डाउन करा रहा है मिक्स करके। तो यहाँ से उस टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होगा और फिर से वो एयर जो है आपका टरबाइन में जाएगा और टरबाइन में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन इन द सेंस ये टरबाइन इस एयर से कुछ ना कुछ वर्क ले लेगा और ये जो वर्क मिलेगा इस एयर के प्रेशर से मिलेगा, तो जिस वजह से एयर का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। और ये टरबाइन देख रहे हो किस लिए यूज होता है, तो इस फैन को घुमाने के लिए, और फैन जो है एयर हमें प्रोड्यूस करते रहता है। तो ये टरबाइन जो है इस एयर को एक्सपांड कर देगी। एक्सपांड इन द सेंस इसका प्रेशर को है रिड्यूस कर लेगी और इसके प्रेशर के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी से ये साफ्ट चलेगा। ओके, तो ये यहाँ से आपके पास ठंडा एयर, अब जो है प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यानी हमें ठंडा एयर मिल गया। तो ये जो टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है ये कूल्ड एयर होगा और इस कूल्ड एयर को हम पास के केबिन में सप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा केबिन ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल केबिन को ठंडा करने के लिए और उसका लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज करता है। मैंने उसी का यहाँ पे टी एस डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नॉर्मल एयर ये कंप्रेस्ड होते हुए रैमिंग प्रोसेस की वजह से, रैम्ड इफेक्ट की वजह से 1 से 2 पे गया। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया। फिर यहाँ से ये कंप्रेसर के थ्रू पास हुआ, कंप्रेसर ने फिर से इसका प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और हम इसको फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराए। हीट एक्सचेंजर ने क्या किया, हीट इससे रिलीज कर दिया। ओके, और जिसकी वजह से ये पूरा एयर जो है वो ठंडा हो गया। अब इस ठंडा एयर को फिर से हम टरबाइन में ले जाके इसका प्रेशर डाउन कर दिए और प्रेशर घटने की वजह से ये फिर से और ज़्यादा ठंडा हो गया। तो अब जो ये ठंडा एयर एग्जॉस्ट निकला टरबाइन से, इसको हमने केबिन में दे दिया जो हमारा एयरक्राफ्ट का केबिन है, और केबिन का जो प्रेशर वही होगा जो इस एग्जॉस्ट एयर का प्रेशर होगा और इस केबिन में जो प्रेशर होगा, सॉरी टेम्परेचर जो होगा इस ठंडे एयर की वजह से वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। होप आपको समझ में आया होगा। और हमारे जो शिवानी माता में जो दिया हुआ है इसका इसका ये साइकिल का ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ तक खींच दिया है और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब आप खुद सोचो इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर ये कम होगा और ये बाहर का एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर मतलब क्या है यहाँ पे कूलिंग करने का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना जब भी आप ये कंप्लीट डायग्राम बनाओगे। ये आपका जो टेम्परेचर है 1 to 2, बिकॉज ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, एरोप्लेन के आसपास जो भी है उसका उसका ये टेम्परेचर वो हमेशा सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। -50 डिग्री टू -150 डिग्री तक हो सकता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना इसका फिगर बनाते समय कि आपका ये जो 1 का टेम्परेचर है वो ऑलवेज आपके 5 के टेम्परेचर से लो होना चाहिए। ठीक है, और केबिन टेम्परेचर भी हमेशा इसके टेम्परेचर से तो कम ही रहेगा, केबिन टेम्परेचर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ओके, तो ये कंप्लीट आपका एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ। इसी को मैंने वन बाय वन लिखा हुआ प्रोसेस में। 1 to 2 क्या होता है, आउटसाइड जो भी लो प्रेशर है उसको लो एयर कंप्रेस होता है, रैम इफेक्ट की वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट 2 to 3 हम कंप्रेसर में लेके जाते हैं प्रेशर को, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है।
3 से 4 हीट एक्सचेंजर में जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, एंड देन ये फिर से ये टरबाइन के थ्रू ये रिड्यूस टू केबिन प्रेशर, टरबाइन इसको एक्सपांड करके केबिन प्रेशर के पास लेके जाता है और यहाँ से 4 to 5 हमें कोल्ड एयर मिलता है और इस कोल्ड एयर को हम केबिन में सप्लाई करके अपना रेफ्रिजरेशन जो भी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है वो अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन इज़ यूज द ड्राइव द फैन विच इज मेंटेन द रिक्वायर्ड एयर, जो वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ था वो उस फैन को चल जो भी टरबाइन का पावर आउटपुट है उससे हम फ़ैन चला लेते हैं और फ़ैन का काम ये होता है कि हीट एक्सचेंजर में जो एयर ज़रूरत होता है ठंडा करने के लिए उसको मेंटेन करते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप इसी का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना चाहो या तो फिर पावर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हम ये चाहते हैं कि टीसी मेंटेन हो और एक्चुअल में टीसी कहाँ से मेंटेन हो रहा है, तो वो हो रहा है T5 से। ओके, तो T/C-T5 mCp/T/C-T5 ये हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यानी डिजायर्ड इफेक्ट। और अगर आप पावर रिक्वायर्ड का देखो तो पावर जो है कंप्रेसर को चलाने में बस पावर यूज़ होता है, ये 2 to 3 सिर्फ इतने ही केस में हमें पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पावर mCp/T3-T2। तो यहाँ से COP निकाल सकते हो, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, Tc-T5/T3-T2। तो यहाँ से COP ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप कभी कभी ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है एफिशिएंसी ऑफ रैम जो रैमिंग इफेक्ट हो रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है, जैसे 1 to 2 ये आइसेंट्रोपिक के केस में हुआ, बट एक्चुअल में वो ये होता है। तो इसका एफिशिएंसी जस्ट निकाल दो, इन दोनों में से डिफरेंस जो है ये वाला जो है आपका डिफरेंस छोटा होगा और ये वाला डिफरेंस बड़ा होगा, तो बस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आ गया। अगर आपने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होता है। तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच, गुड लक।